Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily news analysis wherein we are going to do the analysis of the news as well as editorial of The Hindu. ठीक है, तो हम द हिंदू के दोनों जो हैं वो एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं विच इज़ बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज़ खुशबू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट ऑब्वियसली जैसी हमारी परंपरा है, परंपरा प्रतिष्ठा है ना, तो ये जो परंपरा है उसके हिसाब से सबसे पहले हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स. तो सबसे पहले कौन सा है? अ स्ट्रॉन्ग केस टू रीस्टोर सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द आरपी एक्ट. अब यहाँ पे क्या किस चीज से रिलेटेड है, ये सेक्शन क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे. नेक्स्ट है नो बल वॉक फॉर पाकिस्तान माइनॉरिटीज. तो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि क्रिश्चियंस किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, पाकिस्तान में. तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर हम उसी से ही रिलेटेड और फर्दर चीज़ें जो हैं वो देखेंगे. नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द फेलियर ऑफ लूना 25, दैट वाई इट एक्चुअली फेल्ड एंड ऑल. वो सारी चीज़ें, क्या सीख मिली क्या नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम जानेंगे. इसके बाद आता है ऑन प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. कल ही हमने देखा, तो ये चीज जो है कंटिन्यूएशन है ऑफ द प्रीवियस वन. नेक्स्ट इज कॉजिंग फ्लड्स इज द टेररिस्ट ऑफेंस इन लॉ. मकोका, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. टेररिस्ट, ठीक है. तो अभी यहाँ पर क्या सीन कर रहा है कि अगर आप जो है मतलब फ्लड्स आपके किसी मतलब फ्लड से रिलेटेड है, अगर फ्लड होता है किसी रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ यू और एनीवन, सो दैट इज द टेररिस्ट ऑफेंस. Imagine, terrorist offense. Next is deep tech can boost SaaS firms revenue. So इसके बारे में भी हम जानेंगे. SaaS क्या है, यहाँ पे कौन सी वाली SaaS है वो जानेंगे, डीप टेक के बारे में जानेंगे. ओके, चलिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग केस टू रिस्टोर सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द आरपी एक्ट. सो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि व्हाट इज दिस आरपी एक्ट. आरपी इज द रिप्रेजेंटेशन. क्या है ये? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. दिस इज द एक्ट विच इज दिस, एंड इसी से ही रिलेटेड है सेक्शन, इसी में ही है सेक्शन 8 क्लॉज 4 जिसके बारे में हम जानेंगे. तो अभी जो राहुल गांधी जी का अभी रिसेंटली जो है डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, फिर बाद में जो है फिर वापस ये चीज़ हो गया कि भैया कि नहीं डिस्क्वालिफाइड नहीं है, फिर वापस से जो है उनका रेस्टोरेशन, नॉट रेस्टोरेशन इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, मतलब वापस जो है वो एमपी का जो है उनको वो टैग मिल गया एंड देन अगेन फिर से जो है वो पार्लियामेंट में आ गए. ठीक है, तो यही चीज़ है जो कि बेसिकली यहाँ पर उसी से ही रिलेटेड, यही आरपी एक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे. ओके, तो राहुल गांधी ऑफ कांग्रेस पार्टी वॉज डिसक्वालिफाइड ऑन बीइंग कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. 2 साल की इनको सजा जो है वो मिली थी 2019 में. किस चीज़ को लेकर के? डेफेमेशन केस को लेकर के जो है ये काम हुआ था. ठीक है, अब इसमें जो है ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इट वॉज इंस्टेंट. क्या था ये? इट वॉज इंस्टेंट बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2013 की केस है. तो यहाँ पर ये इंस्टेंटली चीज हुई थी इस पर्टिकुलर केस को लेकर के. अब इसी जजमेंट में जो है सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो है इसके बारे में मेंशन किया. इस यही मतलब केस में ये जो जजमेंट आई थी उसमें इस सेक्शन के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, इसको इनवैलिडेट कर दिया गया. इसमें क्या था? इन दिस पर्टिकुलर वन विच हैड अलाउड अ 3-month पीरियड विद इन विच टू अपील. तो 3 महीने का, जैसे कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो उसके बाद जो है 3 महीने का टाइम पीरियड आपको मिलता था कि आप इस चीज को लेकर के अपील कर सकते हो. ओके, डिस्क्वालिफिकेशन वॉज नॉट टू टेक इफेक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड. अभी ये जो 3 महीने अभी डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, यू आर नॉट सपोज टू सिट ओवर देयर इन द पार्लियामेंट. अब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए तो अब इसमें क्या है कि आपको 3 महीने का टाइम पीरियड मिल गया, और वो 3 महीने के टाइम पीरियड में ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, यू कैन गो. ठीक है, when the appeal is admitted, disqualification would depend on the फाइनल आउटकम ऑफ द अपील. अब ये जो अपील कर दिया उसके बाद जो फाइनल आउटकम आएगा उसके बाद ये डिसाइड होगी कि हाँ भाई अब फाइनली जो है वो डिस्क्वालिफाइड है या फिर नहीं है.
ओके चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तो मैंने आपको जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर चीज़ें बता दी। तो अब जो है ये यहाँ तक मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 3 से रिलेटेड है। अरे वाह, सो फाइनली चंद्रयान जो है वो हमारा पहुंच गया है मून पर। सो it's a big huge news for us, so congratulations to all of you। हमारा चंद्रयान एकदम सेफली लैंड कर गया है, सेफली लैंड कर दिया। सो ऑल ऑफ यू प्लीज क्लैप फॉर आवर साइंटिस्ट, जो एक्चुअली में जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, सच में बहुत मेहनत करी है ना। सो वो कहते हैं ना, दंडवत प्रणाम आप सभी को। कहाँ पे, साउथ में ये पता नहीं क्या है कि चंद्रमा के जो साउथ पोल वहाँ पे तो कोई लैंड ही नहीं कर पाता था, ये हमने ऐसा कर दिखाया है। इट्स अ बिग डील। सो हैप्पी, सो मच हैप्पी। चलिए विद दिस थिंग, विद दिस हैप्पीनेस, इसलिए मैं बार बार जो है एक्चुअली स्क्रीन पे इसी वजह से मेरी नज़र जा रही थी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। नाउ द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 3 में क्या है, तो इसमें क्या है कि ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, नाउ it actually dictates that a person convicted and sentenced to at least 2 years imprisonment shall be disqualified from the date of conviction। अगर यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 8 क्लॉज 3 के अंतर्गत अगर कोई भी पर्सन जो है उसको कन्विक्ट किया गया है कि हाँ भाई आप जो है इसमें कल्प्रिट है, और आपको जो है यहाँ पर सेंटेंस, ये जो आपको सेंटेंस अगर 2 साल की सुना दी गई, इंप्रिजनमेंट अगर दे दिया गया है, तो दिस वाज डन बेस शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट, यहाँ पे क्या चीज आ रहा है कि जिस दिन आपको कन्विक्ट कर दिया गया कि भाई आप जो हैं डिस्क्वालिफाइड हैं, तो तभी से ही डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे आप। ओके, सो ये वाली चीज है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमने सेक्शन 4 का क्या देखा था, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो उसी दिन से अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, 2 साल का, और राहुल गांधी जी को क्या मिला था, 2 साल का, ठीक है, imprisonment। The same thing is over here। Contrary to this misconceptions, the disqualification doesn't occur instantly upon pronouncement of the guilt, it triggers upon the conviction over here। अब यही जो मिसकंसेप्शन है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, वो कभी की डिस्क्वालिफाई अगर होते हैं तो इंस्टेंटली नहीं होते हैं, तो वो एक्चुअली में गलत है, ठीक है। तो आप यहीं पे देख सकते हो कि एक्चुअली में सीन क्या चल रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अथॉरिटी फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन की अथॉरिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑथर बेसिकली ये बात कह रहा है दैट इट सजेस्ट दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 103 कुड डिक्लेयर अ सिटिंग लेजिस्लेटर डिस्क्वालिफाइड ओवर हियर। तो यहाँ पर क्या है, जो भी सिटिंग पर्सन है, जो भी वहां पर इन द पार्लियामेंट, तो उसको जो है प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 103 103 जो ये आर्टिकल है, इसके तहत उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर सकता है। दो द सुप्रीम कोर्ट डिडंट एंडोर्स दिस आइडिया इन दी लिली थॉमस केस। अभी जो लिली थॉमस केस था उसमें इस तरीके का कोई भी चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। द कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस एम्फसाइज द प्रेसिडेंट्स रोल इन सच डिक्लेरेशन। दीज केसेस आर इंपॉर्टेंट, इट विल एनहांस योर आंसर बेसिकली। कि तो लिली थॉमस का जो केस है उसमें नहीं था, लेकिन वहीं पे ये जो एजुकेशन एंड रिसर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स था, वहां पे इस चीज को जरूर एम्फसाइज किया गया था। अब क्वांटम, रोल ऑफ क्वांटम ऑफ सेंटेंस, कि क्या क्वांटम है, मतलब क्या कैसा जो है वो सेंटेंस बेसिकली सुनाया गया है उसके तहत। Disqualification hinges on imprisonment for 2 or more years, emphasizing the importance of sentence duration over here। तो जो disqualification है hinges on imprisonment of 2 or more years, यहाँ पे basically जो लिमिटेड, मतलब जो मिनिमम वाली चीज है ना, वो 2 साल बोल दिया है कि 2 या फिर 2 से ज्यादा की अगर इम्प्रिजनमेंट है तो इट बेसिकली एम्फसाइजेस ऑन दी सेंटेंस ड्यूरेशन हो गई। मतलब पूरा का पूरा जो है ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का सीन है, होना है, क्या होना है, कैसे होना है, वो ये टर्म 2 या 2 से ज्यादा साल के ऊपर जो है ये चीज डिपेंड करती है। A stay of only the sentence might not lift disqualification. The requirement of a stay of conviction remains the ambiguous
थिंग ओवर हियर। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी एम्बिग्युअस हो जाती है। चैलेंजेस एंड एक्सेप्शंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या सीन आ रहा है चैलेंजेस। अगर इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कुछ कंसर्न्स जो हैं वो बेसिकली रेज होते हैं अबाउट द लेजिस्लेटर्स कैरियर्स गिवन डिलेज इन द अपील प्रोसेसेस ओवर हियर। तो ये क्या है कि लेजिस्लेचर्स के जो करियर है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ करियर ओनली, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो है इस चीज की इम्पैक्ट देखने के लिए मिलती है। द केस ऑफ राम शंकर Katheria's quick relief from the disqualification highlights exceptions where convictions are promptly stayed but such cases are rare over here। तो अभी ये वाला इनका जो केस था इसमें जो है क्विकली इनको रिलीफ कर दिया गया था डिस्क्वालिफिकेशन के, तो ये एक तरीके का वो था, एक्सेप्शन था, बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली दे आर पॉइंटिंग आउट कि अगर सपोज किसी को जो है किसी तरीके से किसी केस में फंसा देगा, ये इट हैपेंस एवरीवेयर, ठीक है। तो अगर इस टाइप की अगर कोई चीज होती है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या सीन है कि ये अगर आप तुरंत उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हो तो उसकी करियर का क्या मतलब क्या होगा आगे क्या, राइट तो वो जो 2 साल 2 से ज़्यादा साल का जो एक तलवार लटकते रहता है, फिर बाद में सस्पेंड ये जो डिस्क्वालीफाई हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि नाम खराब हो रहा है, तो फिर आगे कैसे उस चीज़ को हम जो है आगे लेकर के चलेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स ओवर हियर। नाउ एड्रेसिंग इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन, The article proposes a potential amendment to Article 102। यहाँ पर क्या है जो the article proposes a potential amendment to Article 102 enabling Parliament to reintroduce a modified Section 8 Clause 4 over here। ये जो मतलब आर्टिकल है वो बेसिकली क्या कहता है कि हमको ये जो 102 आर्टिकल है उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो है उसको हम मॉडिफाई कर सके। एंड आर्टिकल 103 इट बेसिकली अलाउज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर सिटिंग लेजिस्लेचर्स। यहाँ पे क्या है जो कि हैं ऑलरेडी वहाँ पे, तो उनके ऊपर ये अप्लाई होता है जहाँ पर कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि क्वालिफिकेशन का जो मैटर्स है वो मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज ही इज एक्चुअली हैविंग द से ओवर हियर। सो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के अंतर्गत प्रेसिडेंट इस चीज को करते हैं। ओके नाउ अगर इम्पैक्ट की बात करें लिली थॉमस केस जजमेंट केस के, दिस एक्चुअली हैजंट लेड टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन पॉलिटिशियंस क्रिमिनल टेंडेंसीज ओवर हियर। यहाँ पे क्या है, इट लेड टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन पॉलिटिशियंस क्रिमिनल टेंडेंसीज, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ये जो चीज़ है वो एक्चुअली यहाँ पर नहीं देखने को मिला था। इट एक्चुअली हैजंट लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दी पॉलिटिशियंस क्रिमिनल टेंडेंसीज बिकॉज देयर आर लॉट मेनी बाहुबलीज ऑल्सो, है ना, उनका वो जो क्रिमिनल टेंडेंसी है उस चीज़ को तो डील नहीं कर रहा है। पॉलिटिशियंस जो कि पावर में हैं they might secure prompt conviction stays but others face delays affecting their careers over here। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट्स माइट सिक्योर द प्रॉम्प्ट कन्विक्शन स्टेज। अब यहाँ पे देखो अगर सपोज जस्ट फॉर एन एग्जांपल कोई जो क्रिमिनल टेंडेंसी वाला पॉलिटिशियन है उसकी अगर इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो वो कहीं ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर वहां पे दूसरा पर्सन दूसरे टाइप का पर्सन है जो नहीं है वैसा, तो है ना, तो इस टाइप की चीजें मैटर करती हैं। द रेस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 8 क्लॉज 4 आर सजेस्टेड टू सेफगार्ड लेजिस्लेचर्स फ्रॉम एब्रप्ट डिस्क्वालिफिकेशंस ओवर हियर। ओके, अब यही पॉइंट है, मतलब पूरा का पूरा आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये सेक्शन 8 क्लॉज 3 सेक्शन 8 क्लॉज 4 और उसके अलावा आर्टिकल 103 आर्टिकल 102 इन सारी चीज़ों को जो है एक जगह लिख करके रेफर कर लीजिएगा, ठीक है, दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात किया, चेंजेस करने की बात है, डिस्क्वालिफिकेशन इंस्टेंट करनी है नहीं करनी है, ओके कैसे लोगों की हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, कैसे लोगों की नहीं हो, तो इसमें भी तो ऐसा तो थोड़ी आप सेलेक्टिवली चूज करोगे भाई इसका तो हो जाए डिस्क्वालिफिकेशन तो बेटर है क्योंकि इसका क्रिमिनल टेंडेंसी है, दिस इज द बाहुबली, ओके तो उसके बेसिस पे तो नहीं कर सकते। कोई हर एक चीज़ का एक वे होता है करने का, भले ही आपको पता होता है कि सामने वाला पर्सन गलत है,
ठीक है, इसकी गलत टेंडेंसी है, फिर भी आप एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हो, ठीक है, या फिर कोई क्राइम किया है तो भी आप एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हो टू डू समथिंग, ओके। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर रेक्टिफाई करने की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू पाकिस्तान माइनॉरिटी, हमेशा इंडिया की बात होती है, लेट्स टॉक अबाउट देम। सो यहाँ पे है कि अगेन they have actually in the Pakistan has actually witnessed a violent backlash fueled by allegations of the blasphemy। अभी recently हमने देखा होली बुक्स को बेसिकली जो है बर्न कर देना, दूसरों के जो टेम्पल्स हैं या फिर जो भी गिरजाघर यानी चर्च हैं, कोई भी मतलब उनका जो प्रेयर प्लेस होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही गलत होती हैं। द रीसेंट इंसिडेंट वेयर अ मॉब वेंट ऑन रैम्पेज इन दी जरनवाला फैसलाबाद सेटिंग फायर टू चर्चेज अटैकिंग दी होम्स ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो यहाँ पर क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर अटैक किए, इनका जो लोकल vandalizing the local assistant commissioner's office only underscores the country's failure in upholding the fundamental duty of safeguarding minorities and the marginalized groups over here। तो यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि भाई इस तरीके से वैंडलाइज किया गया, इस तरीके से जो लोगों के ऊपर अटैक करे गए, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड यू पीपल हैवंट डन एनीथिंग। तो आपकी माइनॉरिटीज़ जो सेक्शन है, आपकी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उसके ऊपर इतने अटैक हुए, इतनी सारी चीज हुए एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ये जो क्या है, मतलब यहाँ पे इसी चीज को लेकर के बात हो रही है। अब ये जो बेसिकली ब्लास्फेमी का केस जो एक्चुअली क्यों हुआ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो वायलेंस है वो बेसिकली एलिगेशंस हुए ब्लास्फेमी को लेकर के, तो उसी को लेकर के ये काम हुआ। इट्स स्पार्क्ड बाय द अलेज्ड डिसरेक्शन ऑफ द पेजेस फ्रॉम द कुरान नियर द हाउस वेयर द टू क्रिश्चियन ब्रदर्स लिव्ड। तो दो क्रिश्चियन ब्रदर्स थे जो कहीं पे रह रहे थे, तो उनके घर के पास जो है कुरान के पेजेस फाड़े हुए मिले, तो उसी चीज को लेकर के तो ये सारा का सारा जो केस है वो एक्चुअली मतलब ये जो वायलेंस है वो पूरा स्टार्ट हुआ। तो पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है कि देखिए, मैं हमेशा इस पॉइंट को कहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होता है, जिसमें से रिलीजन एक ऐसी इशू है। सो दैट इज द सीन ओवर हियर। है अब ये जो है ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी। पुलिस इनर्शिया एंड इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पर पुलिस का जो इन एक्शन देखने के लिए मिला है जब ये पूरा वायलेंस हो रहा था, तो दिस हैज बीन एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिश्चियन लीडर्स कि आप क्या कर रहे थे अगर इस तरीके की जो चीजें हैं जब हो रही थी। रेंजर्स वर डिप्लॉयड एंड पुलिस पर्सनल वर डिस्पैच्ड टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो लोग जो है बाद में जो है इंटरफेरेंस हुए, जब इतनी सारी चीजें बहुत ज्यादा जब बढ़ गई तब जा करके जो है यहाँ पर क्या चीज हुआ, ये पुलिस जो है वो वहां पर गई। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, अब यहाँ पे जो पुलिस की कंडक्ट की बात कर रहे हैं, तो पुलिस का जो बिहेवियर था, उनका जो कॉन्डक्ट था, दैट वाज आल्सो वेरी मच रॉन्ग। अ सीनियर पुलिस ऑफिशियल वाज रीअसाइंड एज अ रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्टर्स डिमांड फॉर हिज ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफर तक का केस जो है वो पहुंच गया। तो ये पॉइंट मतलब बेसिकली यही होता है, जब कहीं पे वायलेंस इरप्ट हो रहा है तो तुरंत आप किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेते हो और फिर बाद में जो है इस तरीके का सीन आपको देखने के लिए मिल जाता है। पुलिस अगर नहीं एक्शन लेती तो ऑब्वियसली बात है जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक अनदर लेवल पर चली जाती हैं। ब्लास्फेमी एलिगेशंस एंड विजिलेंट जस्टिस की बात करें तो पाकिस्तान का जो फोकस है वो जब ब्लास्फेमी की बात होती है तो ये जनरली बाईपास कर देता है एविडेंस, often bypasses the requirement for evidence leading to acts of the vigilant justice over here because you are not having। अब यहाँ पे evidence को लेकर के focus कर रहे हैं and this incident is not isolated, क्योंकि यहाँ पर और भी इस टाइप के जो ब्लास्फेमी के केसेस को लेकर के बहुत सारे केसेस ऑलरेडी उस तरीके से वहाँ पर हो चुकी हैं। अब ये जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहा है, उनके खिलाफ जो है एक जो वायलेंस है वो जिस तरीके से बढ़ रही है पाकिस्तान में, दिस हैज़ एक्चुअली कोइंसाइडेड विद द रीसर्जेंस ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज़
कि यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं, साथ में इस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर जो अटैक है वो भी बढ़ रहा है। तो ये एक असर दिखा रहा है कि तालिबान का जो अफगानिस्तान में इन्होंने अपना जो पोजीशन बना लिया है, तो उसके बाद उसका असर यहाँ पे दिख रहा है। हिलरी क्लिंटन ने एक बार कहा था कि अगर आप सांप को जो है अपने बगीचे में पालेंगे, अपने बागान में, तो ये मत सोचिएगा कि वो सांप जो है सिर्फ आपके पड़ोसी को जाके काटेगा। ओके, सो शी वॉज रेफरिंग कि इट कैन एक्चुअली बाइट यू ऑल्सो। तो आप भी जो है वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रह सकते हैं। तो वही बात जो है आज के डेट में सही हो रही है। माइनॉरिटीज रिप्रेजेंटेशन जो है माइनॉरिटीज की, वो भी अब यहाँ पर कम हो रही है। यहाँ पे हालांकि स्पेसिफिकली क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं, तो 4% से भी कम यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो गई है। एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग 15% ऑफ मेजर सिटीज पॉपुलेशन। अर्लियर पहले 15%, 15% होती थी। जो भी सिटीज का पॉपुलेशन है उसके 15% जो है वो कौन होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। अब ये 4% से भी कम हो गई है यहाँ पर। ओके, फ्लॉज इन जस्टिस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तानी कोर्ट जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एंड विक्टिम्स को जस्टिस प्रोवाइड करने में जो है किसी तरीके से विजिलेंट होकर के काम नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी जो है एक यहाँ पर क्वेश्चन रेज हो रहा है। ब्लास्फेमी लॉज की अगर बात करें, तो इसमें सेक्शन 295 एंड सेक्शन 298 जो है पीनल कोड का, दिस हैज बीन एक्सप्लॉइटेड टू टारगेट द रिलीजियस माइनॉरिटीज, मतलब जिनके ऊपर हो रहा है अत्याचार, उल्टा उन्हीं के ऊपर जो है यहाँ पर केस बन रहे हैं, उन्हीं के ऊपर जो है वो अत्याचार हो रहा है। सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन अगर हम क्रिश्चियन, ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस तरीके से देखिए, दिस इज समथिंग विच इज प्रूवन। तो पहले जो माइनॉरिटीज का परसेंटेज था पाकिस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा था, जो कि अभी बहुत ही कम हो गया है। तो यहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं, और भी माइनॉरिटीज़ हैं जिनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, और उनके नंबर्स जो हैं डेफिनेटली कम हो रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर ब्लास्फेमी लॉज जो हैं उसको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है पर्सनल गेन और अपने फ़ायदे के लिए, इंटिमिडेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर हो रहा है। एंड अब जब ये इस तरीके की सारी केसेस, यहाँ पे इस तरीके का जो सारा सिचुएशन हो रहा है, इससे क्या सीन है, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपका ये जो डेमोक्रेसी है उसकी अब एक तरीके से टेस्टिंग हो रही है कि आप वही चीज़ है, मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे हैं या फिर आप माइनॉरिटी जो है उसकी भी फेवर में कोई काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग द फेलियर ऑफ लूना 25। सो लूना 25 जो है उसकी फेलियर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रॉसकॉस्मोस जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने लूना 25 को अगस्त 11 को जो है वो लॉन्च किए थे इन्होंने, ठीक है। एंड ये जो है इट वाज एक्चुअली प्लान्ड कि इसको यहाँ पर, मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब चांद पे, मून पे इसको लैंड कराया जाएगा। एंड उस टाइम ये चीज़ चल रही थी कि भैया चंद्रयान को उस टाइम क्या कह रहे थे, चंद्रयान को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी, भाई हमारा जो है वो अलग सीन है, आपका अलग सीन है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। खैर, तो वी हैव we have always prevailed, so we have been and we are now, even now we did that। तो कभी सेटबैक हो जाता है कभी कभी ज़िंदगी में, लेकिन यही चीज़ है, इससे कितना सही चीज़ है, इससे आप ये चीज़ सीख सकते हो कि ज़िंदगी में ना कभी कभी सेटबैक होते हैं, कभी कभी वही जो सेटबैक है, मतलब जो दुख होता है ना ज़िंदगी में, वो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, कभी कभी क्या होगा वो अमाउंट्स में आएगा, ओके लेकिन उसकी वजह से जो है अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है, उसकी वजह से जो है अपने कदम पीछे नहीं उठाने, हमेशा जो है मतलब पीछे नहीं लेकर के जाना है, हमेशा अपने एम की तरफ जो है आगे की तरफ बढ़ते ही जाना है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते जाना है, किसी तरीके की अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो इसरो के साइंटिस्ट से हमको यही सीखना चाहिए कि जब चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था, तो यू कैन रिमेंबर कि किस तरीके से जो इसरो के साइंटिस्ट थे वो कैसे रो रहे थे, बट अभी आप देखिए कि कितनी खुशी होगी कि इतने सालों की मेहनत जो है वो फाइनली अब हमने जो है कर दिखाया है। इट्स अ बिग डील फॉर अस, इट्स रियली वेरी बिग डील, एंड आप लोगों को इससे एनकरेजमेंट लेना चाहिए
ओके चलिए, सो अंडरस्टैंडिंग द फेलियर ऑफ लूना 25, आई एम नॉट लाफिंग एट देम, नो आई एम नॉट मॉकरिंग एनी वन, बट इट्स जस्ट दैट आई एम सुपर हैप्पी फॉर आवर चंद्रयान 3 ओवर हियर। खैर, सो यहाँ पर ये जो है रिसेंटली ये फेल हो गया एंड इसको बेसिकली क्या करना था, सेफली लैंड करना था, ऑब्वियसली बात है, विच इट कुडंट। सो लूना 25 मिशन इसको डेवलप किया गया था फॉर ओवर 2 डेकेड्स एंड इसकी मेन एम की थी क्या थी कि जो लूनर सॉइल है और एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करना था। मतलब इसकी जो सॉइल है, लूनर मतलब मून, ओके, तो इसकी जो सॉइल है और इसका जो एटमॉस्फेयर है उसको हमको डील करना था, उसको जो है इनको स्टडी करनी थी। And it was initiated as a part of the Luna series and intended to secure Russia's access to the moon's surface. तो ये basically रशिया की जो access है moon surface पे उसको make sure they were trying to make sure this thing कि ये चीज़ वहाँ होनी चाहिए थी, aligning with the growing global interest in the lunar exploration over here. रशियाज लूनर एस्पिरेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रशिया ये जो लूना 25 है वो बेसिकली रशिया की जो एक परसूट फॉर हैप्पीनेस, तो यहाँ पे वही है परसूट ऑफ लूनर एक्सप्लोरेशन, उस चीज़ के लिए। एंड हम सभी को पता है कि सारी स्पेस एजेंसीज जो हैं पूरी दुनिया की, स्पेशली जो पावरफुल, एंड ये चंद्रयान 3 का लैंड होना सेफली, वो भी हमारा एक स्पेस में एक तरीके से हमारा जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंपटीशन है स्पेस एजेंसीज में और जो उसके साथ साथ अलायंसेस बना करके लोग मिलजुल के काम करते हैं उस चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए सम एक्सपर्ट्स स्पेक्यूलेटेड दैट द मिशन कुड हैव बीन अ सिग्नल ऑफ रशियाज रेजिलियंस अगेंस्ट द इंटरनेशनल सैंक्शंस एंड स्टेमिंग फ्रॉम इट्स एक्शंस इन द यूक्रेन। सो यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो ये स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि ये जो मिशन था वो बेसिकली रशिया का ये जो रशिया के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए हुए ना यूक्रेन की वजह से, उस चीज़ का एक जवाब देने के तौर पर जो है इन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया। खैर, अब नो रेस विद चंद्रयान 3, खैर वो तो था ही नहीं। मिशन एक्चुअली ये जो है लूना 25 और चंद्रयान 3 ये दोनों ही वर नॉट इन दी कॉम्पिटिटिव थिंग, यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है कॉम्पिटिशन नहीं था, ये दोनों के दोनों जो है इंडिपेंडेंटली प्लान किए गए थे विद डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज एंड डेवलप्ड टाइमलाइंस। ये दोनों मिशंस जो हैं वो बेसिकली डिले हो गए थे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता आज सो के उठे हमने बना दिया स्पेसक्राफ्ट और कल लॉन्च कर दिया, सो नहीं, पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है सारी चीज़ों की। लूना 25 मिशन फेलियर एंड टेक्निकल ग्लिच की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लूना 25 में बेसिकली जो है वो टेक्निकल ग्लिच हुआ था जिसकी वजह से ये क्रैश हो गया। इसमें मून के सरफेस पे जो है ये क्रैश हो गया एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली जो जिस पॉइंट को यहाँ पर पॉइंट मतलब जिस इशू को पॉइंट किया जा रहा है वो है दैट द स्पेसक्राफ्ट अप्लाइड एक्सेसिव थ्रस्ट ड्यूरिंग ऑर्बिट मॉडिफिकेशन। ये जो ऑर्बिट का मॉडिफिकेशन जिस तरीके से हो रहा था उसमें थ्रस्ट का कुछ ज़्यादा ही अप्लाई हो गया था जिसकी वजह सेंडिंग इट ऑफ कोर्स एंड उसके बाद मतलब वो इतना ज़्यादा थ्रस्ट लग गया था कि उसकी वजह से वो एकदम दूसरी डायरेक्शन में चला गया रादर देन लैंडिंग देयर। और यहाँ पर जो है रॉसकॉस्मोस इसने इसके साथ जो है वो कांटेक्ट भी इनका टूट गया था ड्यूरिंग दी मैन्यूवर। ठीक है, मैन्यूवरिंग सिचुएशन में जो है वहां पर इनको जब इनको पूरा चीज हैंडल करना था ये करने के लिए लैंड करने के लिए, तो उसी टाइम जो है इनका एक कांटेक्ट जो है वो बेसिकली वो भी लूज कर दिए थे। नाउ लिमिटेशंस इन रेस्क्यू एफर्ट्स की बात करें तो रॉसकॉस्मोस ability to communicate with Luna 25 was restricted due to sanctions. सैंक्शंस की वजह से लूना 25 के साथ जो है वो नहीं हो पा रहा था, इनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, लूजिंग एक्सेस टू द सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम्स ऑपरेटेड बाय वेरियस कंट्रीज। तो यहाँ पे सैंक्शंस की वजह से प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज जो है वो यहाँ पर सैटेलाइट को जो ट्रैक करने के लिए सिस्टम्स है वो डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पर हैंडल कर रही थी। तो ये जो है रीज़न, एक रीज़न ये भी आप कह सकते हैं कि इसके पीछे, इसको क्रैश लैंडिंग के पीछे है, तो बहुत दिमाग है इसको क्रैश करने में। ये भी हो सकता है कि क्या पता जानबूझ करके वैसा कुछ करवा दिया हो।
This limited communication window affected their ability to troubleshoot and rescue the mission, though which they could have. जैसे कि चंद्रयान 3 के लिए भी यही था ना कि अगर हमको लगता है कि इसकी लैंडिंग अभी करना सेफ नहीं है, सही नहीं है, तो वी विल डिले इट एंड फिर 27 को जो है ये फिर से लैंड करने की कोशिश करेगा. ओके तो यही चीज़ थी. तो ये भी शायद उस टाइप का प्लानिंग किए होंगे, है ना, लेकिन वो कंट्रोल नहीं थी इनकी ट्रबल शूट करने की. ये दे कुडंट डू दैट एंड रेस्क्यू भी नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से लूना 25 जो है वो क्रैश हो गया. बिकॉज यू आर स्टिल कंट्रोलिंग, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं है क्योंकि मून के ऑर्बिट में है तो मून की ग्रेविटी भी वहाँ पर काम कर रही है. बट यू नो अ लॉट ऑफ कंट्रोल आर स्टिल देयर. बट वही चीज़ है कि जब बिल्कुल नहीं है तो कैसे होगा. इम्प्लीकेशंस फॉर रशियाज लूनर एक्सप्लोरेशन, अगर इस चीज़ की हम यहाँ पे बात करें तो क्या कहता है. आगे ये जो लूना 25 जो है जिसका ये फेल हो गया, तो इसके पीछे क्या चीज़ हाईलाइट हो रही है. तो इट बेसिकली हाईलाइट्स दी रशियाज लैग इन एग्जीक्यूटिंग सक्सेसफुल इंटरप्लानेटरी मिशंस ओवर द पास्ट 3 डेकेड्स. तो लास्ट 3 डेकेड्स से, 3 दशकों से यहाँ पर क्या हो रहा है, सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं. तो वो यहाँ पर इनकी एक कमी शो कर रहा है इतना पावरफुल कंट्री होने के बाद. एंड इन सारी चीज अभी जो इनका फिर से ये लूना 25 जो है वो क्रैश हो गया है, तो इसकी वजह से इनका एक जो इमेज है उसमें फिर से सेटबैक देखने के लिए मिल रहा है. ओके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो रशिया की जो रोल है ILSR यानी कि इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिस कुड एक्चुअली बी कंस्ट्रेन्ड बाय द लूना 25 फेलियर and sanctions limiting their component imports. Luna missions 26 and 27 जो कि इस चीज का ही पार्ट है, are the part of this ILRS sorry, that is the International Lunar Research Station, may face delays and adjustments due to these challenges because the same thing, a lot of the control is under lot many countries. तो वो सारी चीज़ें चेंज करना एंड उसके बाद जो भी और भी जो रीजंस थे उसको भी यहाँ पर डील करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. एंड बाय डूइंग दैट ओनली फिर उसके बाद जो है लूना 26 एंड 25 जो है उसको फिर सॉरी लूना 26 एंड 27 जो है उसको फर्दर ये लोग अपना लॉन्च करेंगे. नेक्स्ट है ऑन प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. अब हम जो है वो $10 मिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दिस टू विदाउट प्रोटेक्टिंग इंडियाज एनवायरमेंट इज नॉट समथिंग विच वी आर सपोज टू डू. ओके तो एनवायरमेंट हमको ना क्या करना है, सस्टेनेबल तरीके से चीज़ें आगे बढ़ानी है. तो इन चीज़ अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी तो चीज़ें छोड़ के जानी है ना. ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो सारा चीज़ कंज्यूम कर ले, सारी अच्छी चीज़ें हमारे साथ हो जाए और फिर जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए कुछ बचे ही नहीं, ना साफ़ पानी, ना हवा, ना साफ़ सुथरे ज़मीन, धरती, मतलब पूरी धरती को हम डिस्ट्रॉय करके चले जाए. तो दिस इज़ नॉट राइट. तो यही चीज़ है कि हम जो है इकोनॉमी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स रियली वेरी गुड. बट उसके साथ अगर आप चाहें कि भाई यहाँ पर जो अब एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर दे तो वो नहीं, तो उसको भी हमको साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है. तो ये आर्टिकल इसी चीज़ से रिलेटेड है. सो फॉस्टरिंग टूरिज्म, अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आर डेफिनेटली द वेज through which a state generates revenue and creates employment opportunities. तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर टूरिज्म जो है या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन, मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देना है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है आप करते हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली जो है वो रेवेन्यू तो जनरेट करेंगी ही, बट उसके साथ साथ जॉब भी क्रिएट करेंगी. दैट्स रियली वेरी गुड. बट इसके साथ साथ हमको ये भी चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि उसके ऊपर एनवायरनमेंट का, उसका जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे. ठीक है, तो दिस आर्टिकल बेसिकली डिस्कसेस द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. मतलब ऑब्वियसली बात है, एनवायरनमेंट सेव करने के लिए हम पीछे नहीं जा सकते, लेकिन हमको दोनों को साथ लेके चलने की है ज़रूरत. इसी चीज़ मतलब जैसे कि टीम वर्क है एक तरीके से, कि टीम जो है वो तभी आगे बढ़ती है जब सभी जो है ना वी आर ऑन द सेम पेज ब्रो, है ना.
तो वो वाला चीज़ अगर हो तभी, नहीं तो फिर नुकसान ही होता है। तो वही यहाँ पे चीज़ है कि जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है वो भी लेना ज़रूरी है, साथ साथ में हमको जो एनवायरनमेंट है उसको भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डेवलपमेंट के चक्कर में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए, एनवायरनमेंट को बचाने के चक्कर में डेवलपमेंट को हम पीछे रोक लें, है ना। तो दोनों को ही साथ में लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर जो स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, क्योंकि हिली रीजन्स है, राइट। तो वहाँ पे अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे सीधे सीधे पड़ता है। पहाड़ों को कट करके जो है आप रोड्स बना रहे हो, ओके तो अगर आप पहाड़ों को कट करके रोड्स बना रहे हो तो ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे तैसे जहां से भी रोड्स निकाल दिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे कंस्ट्रक्शन करना होगा वहां पे हमको, रोड का कैसे सेफ्टी मेंटेन हो सकेगी। आई रिमेंबर अ स्टोरी कि प्रॉपर जब भी बारिश होती है तो मेरे फादर अरुणाचल प्रदेश में थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बारिश होने पर क्या होता है, अक्सर ये हिली रीजन्स जो हैं वो रोड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड, ठीक है। रोड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए कभी जो, और पहले तो, अभी तो फिर भी काफ़ी जगहों पे आपको रोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, पहले कच्ची रोड होती थी, कच्चे रास्ते होते थे। तो इसमें क्या हुआ कि ही वॉज एट मतलब आर्मी यूनिट, ही वॉज इन आर्मी, तो ही वॉज इन आर्मी यूनिट, और उनके जो यूनिट से जो कुछ लोग हैं वो एक्चुअली पहाड़ों से थोड़ा ऊपर की तरफ कुछ तो काम था उसके लिए जा रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस पुअर रोड क्वालिटी, जस्ट इमेजिन, ये पुअर रोड क्वालिटी की वजह, मतलब रोड था भी एकदम बेकार, सिर्फ कट कर दिया बस हो गया, दे स्लिप्ड। वो जो पूरी आर्मी की ट्रक है जो, वो पूरी पलट गई नीचे एंड उसी यूनिट में आकर के गिरी एंड एवरीवन डाइड, एवरीवन, इमेजिन। तो यहाँ पर जो है आप अगर आप कंस्ट्रक्शन करा भी रहे हो, ढंग से नहीं करा रहे हो, खराब, ये तो एक स्टोरी है, ऐसे हजारों लोग होंगे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी होगी इसी वजह से। तो अब आप सोचिए कि डेवलपमेंट होना इज नेसेसरी, क्योंकि बहुत लोग हैं जो उस जगह पे रह भी रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर आवर सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो वी नीड, ठीक है। बट उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी साथ में लेकर के चलना जरूरी है, नहीं तो चीजें खराब हो जाएंगी। सो दिस इट एक्चुअली हाईलाइट्स द recent court case regarding the Umiam Lake's cleanliness and the need for the sustainable policies in the region over here. अब environment versus development की जो dilemma है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो development strategies जैसे कि tourism promotion हो गया, construction projects हो गए, infrastructure development हो गया, all these basically contribute in order to generate the employment, and apart from that obviously for the revenue opportunities for the states also. Some of them initiatives come at steep एनवायरमेंटल कॉस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा आप प्रोजेक्ट ले लेते हो हाथ में, सरकार ले लेती है हाथ में, जिसकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ही खराब असर पड़ता है, लीडिंग ओवर द प्रेजर्वेशन ऑफ द नेचुरल ब्यूटी ओवर हियर। नाउ द उमियम लेक केस, उमियम मेघालय, ठीक है। तो मेघालय का जो हाई कोर्ट है, रिसेंटली दे एड्रेस द इशू ऑफ क्लेनलीनेस, जो उमियम लेक है उसकी क्लेनलीनेस के ऊपर जो है यहाँ पर बेसिकली इन्होंने अपना जो है कंसर्न रेज किया था। वहाँ पे जो PIL बेसिकली फाइल हुई थी कि गंदी हो रही है लेक, उस चीज़ को लेकर के बात हो रही थी। It emphasized that promoting tourism shouldn't come at the expense of destroying the natural beauty of the state over here, कि जो state की हमारी जो natural beauty है वो destroy करके आप tourism को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हो, किस तरीके से आप development करने की आप कोशिश कर रहे हो। It also pointed out limitations in the Meghalaya water bodies Preservation and Conservation Guidelines 2023 concerning the buildings and the construction around the water bodies, कि यहाँ पे जो guidelines हैं, जो rules and regulations हैं, वो सारी चीज़ें भी follow करनी है। And apart from that, they were actually pointing out कि मेघालय वाटर बॉडीज प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन गाइडलाइंस 2023 जो है, यहाँ पर कुछ कमियां हैं जिसको यहाँ पर डील करने की हमको ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ
बातें जो है बताई हैं, जैसे कि लोग जो है कहते हैं सी फेसिंग है, रिवर फेसिंग है, तो लेक फेसिंग है, दिस नेचुरल फेसिंग है, इस टाइप के एरिया में आपको रहने के लिए मिलेगा। तो इस टाइप की जगहों पे भले ही आपको बहुत अच्छा लगता है, वाह कितना सुंदर है, लेकिन उस चीज़ को कितना नुकसान हुआ है ये भी तो सोचिए। कल को वही चीज़ बैकफायर कर सकती है ना। आप जो है आप एनवायरनमेंट को अगर नुकसान पहुंचाओगे तो एनवायरनमेंट जो है उस चीज़ का रिप्लाई भी देती है इन अ डिफरेंट वे, जो कि हमारे लिए ही खराब होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे ये बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकली रिच है, बायोडाइवर्स ड्यू टू द अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत फॉरेस्ट है, बहुत अच्छा पानी, बारिश, सारी चीजें होती हैं, तो इट्स रियली वेरी गुड एक्चुअली। ओके, द रीजन फेसेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस सच एज डिफॉरेस्टेशन, फ्लडिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर क्या है, ये जो एक्चुअली क्या फेस करता है, डिफॉरेस्टेशन अब यहाँ पे हो रही है, डेवलपमेंट होता है तो ठीक है। अभी इसके साथ साथ यहाँ पे फ्लडिंग के इशू भी आ रहे हैं, एंड यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उससे भी इशू क्रिएट हो रहे हैं, एंड यहाँ पे जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, मतलब जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसका भी असर इन एरियाज पे पड़ रहा है। एंड जो ये रिवर बेसिन्स हैं, ट्रांस बाउंड्री, एक बाउंड्री एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो रिवर बेसिन्स का भी यहाँ पर जो है इशू क्रिएट होता है। एनवायरमेंटल लॉज एंड ऑटोनॉमी की अगर हम यहाँ पर बात करें, ओके, तो environmental laws and autonomy, India has developed several environmental laws and policies, but autonomy granted to district councils under the 6th schedule of the constitution can limit the state authority over the matters within council jurisdictions including the land use over here। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिकली लिमिट करता है कि आप जो है ट्राइबल एरिया को लेकर के यहाँ पर, कि इट एक्चुअली लिमिट्स द स्टेट अथॉरिटी ऑफ द मैटर्स विद इन द जुरिस्डिक्शन इंक्लूडिंग द लैंड यूज, दैट किसको नहीं देना है, किसको देना है, वो सारी चीजें यहाँ पे डील करती हैं। दिस एक्चुअली लीड्स टू द सिचुएशंस वेयर प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन regulations aren't in place as seen in the Umiam Lake case। अब यहाँ पर जो है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड एनवायरमेंटल लिजिटेशन की बात कर रहा है, तो ये जो लिटिगेशंस होती हैं, PIL बेसिकली जो होती हैं, एंड जुडिशियल एक्टिविज्म जो कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 की यहाँ पे बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की, दिस हैव लेड टू अ वेव ऑफ एनवायरमेंटल लिटिगेशन ओवर हियर। क्योंकि बहुत सारे जागरूक लोग हैं, देखिए अगर वो जागरूक लोग नहीं खड़े हों प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट को, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लाखों लोग हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता ही नहीं चलता, फर्क तो बहुत दूर की बात है पता चलेगा। ठीक है, कौन जाएगा लड़ने के लिए, कौन जाएगा ये करने के लिए। ठीक है, ये चीजें जो है वो एक्चुअली इज वेरी मच हेल्पफुल। इसके साथ साथ जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये भी बहुत सारे गाइडलाइंस को इन्फोर्स करते हैं स्ट्रिक्टली, एंड दे इवन इम्पोजेस द हेवी पेनाल्टीज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स, हैज बीन क्रूशियल इन सेफगार्डिंग द एनवायरनमेंट ओवर हियर। एंड यही चीज यहाँ पर कह रहा है कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो सस्टेनेबल पॉलिसीज है बेसिकली उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2017 में आई थी, यहाँ पर जो है कुछ नेगेटिव लिस्ट दिए गए थे, जो कि बेसिकली इट एक्चुअली सेज कि अगर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स या फिर जो भी रेलिवेंट क्लियरेंसेस अगर नहीं है तो वो टाइप की चीज़ें जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सेड, राइट। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे यही पॉइंट है कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर एनवायरमेंट पे जो है बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है चीज़ों का, अगर ये मतलब एनवायरनमेंट पे बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके डेवलपमेंट जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे कर रहे हो जो कि आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, देन ऑल्सो यू आर डूइंग, समटाइम्स यू आर डूइंग द राइट थिंग, बट उसके लिए आपके पास अथॉरिटी नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो भी एक तरीके से बैकफायर कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो रही है डेवलपमेंट के पर्पज से, राइट। बहुत सारे इश्यूज है जिसको कि हमको डील करना ज़रूरी है, बट एक जो अंडरलाइन चीज़ यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी नीड टू डू दिस थिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है डीप टेक कैन बूस्ट द SaaS फर्म्स
तो यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है, दीज आर द मोस्ट लेवरेज्ड टेक्नोलॉजीज बाय द बिजनेस टू बिजनेस सास, दैट इज द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो फर्म्स फॉलोड बाय बिग डेटा, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंट ऑटोमेशन अकॉर्डिंग टू द नासकॉम ईवाई एनालिसिस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एआई और मशीन लर्निंग ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट आफ्टर थिंग है जो कि इंडियन बिजनेस B2B सास यानी क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सबसे ज़्यादा लोग मतलब बिजनेस वाले जो है, बिजनेस टू बिजनेस B2B वाले, वो इसको प्रेफर करते हैं। उसके बाद डेटा और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यानी डेटा एनालिसिस, एंड उसके बाद इंटेलिजेंट ऑटोमेशन जो है ये आते हैं, जिसको कि बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसको मतलब देखा जा रहा है कि इट विल बी अ ब्रेक थ्रू, और यू कैन से these are going to do a lot for us, and इससे जो है रेवेन्यू जनरेशन अच्छी खासी हो सकती है। Indian B2B SaaS companies who are inventive, deep tech focused can potentially unlock, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी डीप टेक जो भी फोकस कर रहे हैं डीप टेक टेक्नोलॉजीज पे, मतलब डीप टेक चीज़ों पे जो फोकस कर रहे हैं, ये बेसिकली 30 to 50% इन एवरेज रेकरिंग रेवेन्यू, जो इनकी रेकरिंग एवरेज रेवेन्यू है उसका 30 to 40% इनका इंक्रीमेंट हो सकता है अगर इफ दे आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी इज समथिंग यू कैन नॉट रन अवे। कंप्यूटर्स जब आया था तब भी लोग परेशान थे कि भाई कंप्यूटर आ गया हमारी नौकरी चली जाएगी, तो उसकी वजह से देख सकते हैं कितनी जो है जॉब क्रिएशन हो गया है, ठीक है। तो ये एआई के साथ भी आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमारी जो है जॉब चली जाएगी, बट इसको एक्सप्लोर करना है, इसके साथ आपको आगे बढ़ना है, अदरवाइज ये तो आगे बढ़ जाएगी, आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान जो है वो ज़रूर रखें। नेक्स्ट है कॉजिंग फ्लड्स इज अ टेररिस्ट ऑफेंस इन लॉ प्रपोज टू रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड। यहाँ पर जो है दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो मैं इसको अलग से कवर करूंगी, ठीक है। मैं लेकिन आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ कि यहाँ पर ये बोल क्या रहा है। अभी जो भारतीय न्याय संहिता बिल है इसमें यह कहा गया है कि अगर फ्लड होती है तो दिस इज अ काइंड ऑफ टेररिस्ट ऑफेंस, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ टेररिस्ट ऑफेंस, मतलब ऐसा कुछ हुआ तो भारतीय न्याय संहिता इट एक्चुअली एम्स टू रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड। न्याय संहिता इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करने की बात कर रहा है, और यहाँ पर टेररिज्म का जो न्यू डेफिनेशन आया है इसमें टेररिज्म इन्होंने ऐड किया है कि अगर फ्लड जो है वो होती है किसी की वजह से तो उसको टेररिस्ट ऑफेंस माना जाएगा। And this has actually raised the concerns due to its potential lack of procedural safeguards and implications for the false implications over here. Okay, so rest of the things I will be covering in the in a separate thing, ठीक है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच नीड्स रियली वेरी गुड फोकस, एंड बहुत सारे बच्चे होंगे कि शायद लास्ट तक ना पहुंचे, पहले ही कोई नोटिफिकेशन आ गया हो और वो स्किप करके कहीं और चले गए, तो सेपरेट वीडियो रहेगी तो दे विल ऑल्सो वॉच। चलो, सो विथ रियली वेरी ग्रेट स्माइल एंड विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, वी आर ओवर देयर ऑन द मून नाउ। ओके, वी आर ओवर द मून नाउ। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।